हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4 देखना है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर में क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी का जितना भी थियोरेटिकल पार्ट था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने जितना था उतना कवर किया। बस वो जो अभ्यास प्रश्नावली है वही मैंने छोड़ा है, तो अभ्यास प्रश्नावली खुद से लगाने की कोशिश करेंगे। वो भी हम क्लास 11th के बच्चों को पढ़ा चुके हैं, हम 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को बस 11th की प्रोबेबिलिटी में क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसी को बस हम लोगों को जानने की ज़रूरत थी। बाकी तो उस पर मैंने बेस्ट क्वेश्चन कराया और क्लास में भी कराए थे। अब हम लोगों को आज ये लेक्चर नंबर 4 से क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी देखनी है। और इस क्लास 12th में इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूड, मतलब कि प्रायिकता क्रमशः, यानी कि जो 11th जहाँ पर जाकर के समाप्त होता है उसी से जस्ट ये आगे होता है, इसलिए इसको नाम लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूड। मैं भी लिख दिया हूँ प्रायिकता क्रमशः। तो इसमें हम लोग को जो क्लास 12th है उसमें हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है। तो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनको दिमाग में अगर उसकी वास्तविकता को बैठा करके अगर नहीं चलेंगे, बस उसी तरह से जो हमको दिख रहा है बोर्ड पर बस उसी पर दिमाग लगाना है, तो काफ़ी जो है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो वो दिमाग से बाहर निकल जाते हैं, वो समझ में नहीं आ पाते हैं। जैसे अगर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करूं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो एक 3 डायमेंशन होता है और बोर्ड पर जो है उसको पढ़ाना थोड़ा सा कठिन का काम होता है, इसलिए उस 3 डायमेंशन की आकृतियों को दिमाग में बैठा करके चला जाता है, तब सारी बातें क्लियर हो पाती हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल्स का माध्यम ले रहे हैं। एग्जाम्पल्स अगर क्लियर कर गए तो फिर, और मैं ये बता दूं कि हम लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये कोई ज़रूर नहीं है कि पूरा का पूरा एकदम से हम लोग को आसान ही मिलने वाला है। 12th लेवल अगर है तो कुछ हार्ड आना ही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा एकदम से प्रोबेबिलिटी एकदम से कठिन प्रोबेबिलिटी आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग 95% तक जो है कि कमांड बना लेंगे, बस वही 5% में रह जाएंगे जो थोड़ा सा, मतलब कि अगर केयरफुली दिमाग लगा लेंगे तो वो भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखते हैं, मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम लोग को समझने और समझाने योग्य नहीं है, बस बात है पकड़ने की। अगर पकड़ ले रहे हैं तो क्लियर है, और नहीं तो थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, सप्रतिबंध प्रायिकता को हम लोग एग्जाम्पल से अगर समझ गए तो फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हम दे ले जाएंगे। तो इस पर हम 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि आखिर ये सप्रतिबंध प्रायिकता होता क्या है। तो सब मिला जुला करके प्रतिबंध सहित, मतलब कि कोई भी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कोई प्रतिबंध दिया होगा, वो प्रतिबंध क्या है उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। मतलब कि किसी प्रतिबंध के अनुसार किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी हमसे पूछेगा उसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और कोई नया इसकी मीनिंग नहीं है। लेकिन समझते हैं कि आखिर वो जो कंडीशन है वो है क्या चीज़। मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पर। फर्स्ट, एक मैंने पासे को एक बार उछाला है और सैंपल स्पेस हमारा बना है 1 2 3 4 5 6। मैं इसकी 2 इवेंट लिया हूँ। एक इवेंट लिया हूँ विषम होने का, मतलब कि पासे को उछाला जाता है तो जो विषम संख्याएं आ रही हैं उसको मैंने घटना ई का नाम दिया हुआ है, तो उस घटना के अंतर्गत हो जाएगा 1 3 5 एलिमेंट हो जाएंगे। अब मैं एक और इवेंट इसकी लिखा हूँ, उसको मैंने एफ से लिख दिया है, और वो है अभाज्य प्रकट होने की। मतलब कि हम पासा को जो उछालते हैं ऊपर क्या आता है, अभाज्य संख्याएं आती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके अंतर्गत अभाज्य संख्या 2 3 5 1 न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य होता है, तो हमको उस पर डिस्कस नहीं करना है, बस इतनी सी बात हम कर रहे हैं। और कुछ देर के लिए अपने दिमाग से इस बात को निकाल देते हैं कि हमारे पास ये कोई इवेंट भी है। अभी हम छोड़ते हैं, और मैं ये कहूँ इसको भी कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, इस भी इवेंट को कुछ देर के लिए छोड़ते हैं। मैं कहूँ कि एक सैंपल स्पेस हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, और मैं कहूँ कि विषम संख्या प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सैंपल स्पेस हमारा है, और मैं कहूँ इसको भी अभी फिलहाल दोनों इवेंट को दिमाग में नहीं लिए हुए हैं, बस इस सैंपल इवेंट को, मतलब जो हमारा सैंपल स्पेस है उसी को दिमाग में भी रखे हुए हैं। मैं ये कह दूँ कि एक पासा उछाला जाता है,
ऊपर विषम संख्याएं आती हैं, इस बात की प्रायिकता क्या है। तो हम कहेंगे कि विषम संख्याएं जो आ रही हैं वो क्या आ सकती हैं 135, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट n/ns यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 ऐसे आ जाएगा। लेकिन अब मैं ये कह दूं, अब हम ये कह दे रहे हैं कि हमको ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, मैं ये कहूँ कि यही हमको बस इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या ये दिया गया है। जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझ लेंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग समझ लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पासे को फेंका जाता है और विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो अभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। तो मीनिंग इसकी ये है कि अगर हमको ये दे दिया गया कि विषम संख्याएं ही प्राप्त होती हैं, तो अदर नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि विषम संख्याओं में ही अब हमको खोजना है कि अभाज्य संख्याएं कौन है, तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो सब मिला जुला करके इसमें जो 6 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट पर हमको डिस्कस बहस नहीं करना है। अगर हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि बस आपको मैं यही दे रहा हूं कि विषम संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जिस प्रकार से सैंपल स्पेस ये दिया गया और उनसे पूछा गया कि विषम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैंने बता दिया 3/6 यानी कि 1/2। अब मैं कहूँ कि ये हमारे पास विषम होने की घटना दी गई है, तो अभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बस इसी में हम देख ले रहे हैं कि कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन है, 3 और 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3, क्योंकि जब हमको यही गिवन है, यही दिया गया है, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है और इसी में से पूछा जा रहा है कि अभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/3, ये हमारा आंसर। अब जरा ये समझ ले रहे हैं कि ये जो मैं लाया हूँ, मैं ये कहा हूँ कि ये दिया गया है हमको और अभाज्य की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है। मतलब सब मिला जुला करके मैं एक ये विषम होने की घटना लिखा था और मैं अभाज्य होने की घटना में लिखा था। मैं कहा कि अभाज्य होने की घटना दिया गया है, विषम होने की घटना हमको दिया गया है, तो अभाज्य होने की मतलब कि अभाज्य भी हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो मैं निकाला हूँ 2/3। अब थोड़ा सा इसी 2/3 को ऐसे समझते हैं हम, ये जो 2/3 है, हम थोड़ा सा ऐसे इसको समझते हैं कि ये जो E इंटरसेक्शन F है, जरा देखते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट बनते हैं। इस 2/3 प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं ये। अब थोड़ा सा मैं E इंटरसेक्शन F निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या ये बन रहा है। तो E इंटरसेक्शन F निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3/5, क्या मिलेगा 3/5 मिलेगा। और अब इस चीज को अगर हम देखें कि जो 2 हमारा है, ये जो 2 हमारा 2 है, वो तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F दिखाई दे रहा है। ये जो 2 आया है वो तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F, और बटे में ये जो 3 दिख रहा है वो तो नंबर ऑफ हमारा इन जनरल खास करके तो आ गया है हमारा। इसमें भी 3 ही एलिमेंट है, इसमें भी 3 ही एलिमेंट हैं। तो मैं बता दूं कि जो गिवन है, जो दिया गया है, उसको देख ले रहे हैं, क्योंकि बार बार ऐसा नहीं होगा कि इसमें और इसमें दोनों में नंबर सेम ही आएंगे। तो थोड़ा सा मैं तब तक समझाने की कोशिश कर लूँ कि ये जो 3 दिया गया है वो तो दिखाई दे रहा है कि ई में नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ई, मतलब कि ई में अवयवों की संख्या। तो जो E इंटरसेक्शन F अपान नंबर ऑफ E, मतलब कि इसमें अवयवों की संख्या वही 2/3 के बराबर है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हम NS से, जो मतलब कि सैंपल स्पेस है, उसके नंबर से डिवाइड कर दूं अगर, तो हो जाएगा नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे में NS, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे नंबर ऑफ E बटे में कितना हो जाएगा NS। बस क्या किया हूँ, NS से ऊपर नीचे डिवाइड में कर दिया हूँ, ये डिवाइड में कर दिया हूँ। अब ये बनेगा क्या हमारा, ऊपर बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, और नीचे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E। इस बात को हम लोग 3 लेक्चर में हर बात को समझ चुके हैं, वही चीज़ लेकर के मैं चल रहा हूँ, यही 2/3 है। तो इसका मतलब
इसका मतलब बस यही है कि अगर कोई हमको घटना दी गई है, अगर दी गई है तो दूसरी घटना के होने की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है, इसी को हम कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। फिर से ये हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया था और हमको अभाज्य होने की प्रायिकता पूछी गई थी, तो इसको जो डिनोट हम करते हैं, किसकी प्रायिकता निकालनी है, एफ की प्रायिकता हमको निकालनी है, तो उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या जो हमको गिवन है उसको नीचे लिखेंगे। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, मतलब कि हमको एफ की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है जबकि ई क्या किया गया है, दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई मतलब कि हमको ए की प्रायिकता ज्ञात, ऐसे हिंदी में अगर कहें तो ये है एफ की प्रायिकता जबकि ई दिया गया है। उसको ये लिखने का तरीका होता है, इसको कई प्रकार से लिखा जाता है, कहीं कहीं बुकों में देखेंगे इसको ऐसे, तो ये P और ये लिखा गया है F और ऐसे खड़ी लाइन करके ऐसे भी लिख दिया है, ये भी वही है। क्या है ये F की सप्रतिबंध प्रायिकता है जबकि E घट चुका है, हो चुका है। और इसी को ऐसे भी लिखते हुए हम लोग देखेंगे F अपान E के भी फॉर्म में इसको लिखा जाता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये F बना लें ऐसे और एक ऐसे तिरछी लाइन बना लें और ये लिख दें। तो ये तीनों ही संकेत जो है कि एक ही का है। क्या है इसको, F की सप्रतिबंध प्रायिकता जबकि E, चाहे ऐसे कह दें F की प्रायिकता जबकि E हो चुका है, इसी को हम क्या कहते हैं, F की सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। ये क्या है, वही चीज है, F की प्रायिकता निकाली गई है जबकि जो हो चुका है उसको नीचे रखते हैं, वही है ये भी, और यही है F की क्या सप्रतिबंध प्रायिकता। तो उसके लिए मैंने क्या ला दिया है, सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता को हम डिनोट किए हैं क्या, पी एफ अपान, इसे अभी पढ़ सकते हैं, चाहे पी जो है कि एफ की प्रायिकता जबकि ई हो चुका है। इसके लिए मैं फार्मूला ये मतलब एग्जांपल्स लाया हूं कि नंबर ऑफ इन दोनों के इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या बटे में, जो बटे में है इवेंट उसमें अवयवों की संख्या, और ऊपर नीचे भाग करके मैं ये बना दिया हूं। तो इसका मतलब यहां से हमारा जो फार्मूला क्रिएट हो गया है वो क्या हो गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन नंबर ऑफ कितना हो जाएगा ई के, और इसी को प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यही सप्रतिबंध प्रायिकता के लिए क्या होता है फार्मूला, ये क्या है, एफ की सप्रतिबंध प्रायिकता इक्वल टू नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ ई, लिख देंगे ये नंबर ऑफ क्या है, ई है, या इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बटे में जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या आ जाता है फार्मूला। भी हम डिफिनेशन लिखने वाले हैं, एक और एग्जांपल लिखे हुए इसको भी समझ लेते हैं। तो हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं, इसमें भी संयोग से 4 एलिमेंट ही हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग समझ ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मैं सैंपल स्पेस लिया हूँ, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, और उस सैंपल स्पेस में मैं 3 सिक्कों को एक बार उछाल करके जो सैंपल स्पेस बनने वाला है उसको मैंने लिखा है। अब एक मैं इवेंट लिखा हूँ कि इसमें से उन एलिमेंटों का इवेंट लिखा हूँ न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना, मतलब कि कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं, उसी को एलिमेंट को इस इवेंट के अंतर्गत लिख दिए हैं। तो न्यूनतम 2 चित्त का मतलब कि कम से कम 2 चित्त होने चाहिए, 2 हेड होना ही चाहिए। 2 से अधिक रहेगा चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं चलेगा। तो इसमें जो भी हम एलिमेंट लिखे हैं सब में 2 चित्त है। और एक इवेंट में एफ भी लिखा हूं, एक इवेंट हम एफ भी लिखे हैं। इसमें क्या है, पहले सिक्के पर पट प्रकट होना, बाकी कहां पर पट है कहां पर नहीं है, हमको बस पहले सिक्के पर पट होना चाहिए। तो यहां भी देखें पहले सिक्के पर पट है, पहले सिक्के पर पट है, पहले सिक्के पर पट है, पहले पर है, और बाकी कहां है कहां नहीं है उसे मतलब नहीं है। तो ये जो चारों एलिमेंट हैं उसके वो वाले लिए गए हैं जिनके पहले सिक्के पर क्या है, पट है। अब कुछ देर के लिए इसको हम छोड़ते हैं, इस घटना को हम छोड़ देते हैं। मैं ये कहूँ कि हमको ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये जो घटना ई है न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होता है, ये हमको गिवन है। तो हमसे ये कह देगा कि बता दीजिए पहले सिक्के पर पट होता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। हमको ये गिवन ऐसे कह देगा, अगर ये सैंपल इस पे देता है और कहता हमसे कि न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होता है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, तो हम कैसे निकालते हैं,
1 2 3 4 4, तो 4/8 लेते क्योंकि इसमें इसी में न्यूनतम 2 चीज है, न्यूनतम दो चीज मतलब कि कम से कम 2 चित होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 यानी कि 1/2। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमको इतनी सी बस इंफॉर्मेशन मालूम है कि न्यूनतम 2 चित प्रकट होता है। तो बता दीजिए पहले सिक्के पर पट प्रकट होता है, इसकी प्रायिकता है। तो इसको दिमाग में भी नहीं रखेंगे, अभी बस हमारे पास ये जिस प्रकार से सैंपल स्पेस के लिए हम कहे हैं कि न्यूनतम 2 चित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो बताया है 4/8 यानी कि 1/2। अब मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास है, तो जो हमारे पास होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, सैंपल स्पेस मान लेंगे। तो कहेंगे कि न्यूनतम 2 चित अगर प्रकट होना दिया गया है तो बता दीजिए पहले सिक्के पर पट प्रकट होता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। देख लेते हैं पहले सिक्के पर पट कहाँ पर है, बस यही तो है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर पहले सिक्के पर पट नहीं है, यहाँ पहले सिक्के पर पट नहीं है, यहाँ पहले सिक्के पर पट नहीं है, पहले सिक्के पर पट बस यहाँ पर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। क्यों? क्योंकि हमको ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे सामने जो लिखा गया तब न दिख रहा है। अगर बस मैं इतना कह दूं कि न्यूनतम 2 चित प्रकट होता है तो बता दीजिए पहले सिक्के पर चित आता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तब तो दिमाग में इसका इमेजिन खत्म हो जाएगा ना, ये हमारे दिमाग में रहने नहीं जाएगी बातें। तो अभी से उसको दिमाग से हटाना है, बस ये जो दिया गया इसी को सैंपल स्पेस कर रहे हैं और हम ये पहले सिक्के पर चित आता है, इसकी प्रायिकता अगर हमको निकालनी है तो देखेंगे कि घटना के अनुकूल अवसरों की संख्या 1 और कुल अवसरों की संख्या कितनी है, 4। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 के। अब बात कर ले रहे हैं, देखते हैं एक क्या है। तो थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं कि इस ई और एफ का इंटरसेक्शन पहले मैं निकाल लेता हूं। तो ई और एफ का इंटरसेक्शन, क्योंकि हम यही इंफॉर्मेशन दिए थे और इस बात की प्रायिकता पूछे थे, इसको समझाने के लिए जो भी हम फार्मूला निकालने वाले हैं उस फार्मूले को बस, वो तो डिफिनेशन बस डायरेक्ट लिख देना है, लेकिन वो आता है समझ में इस एग्जाम्पल से। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन टर्म है वो देख लेते हैं क्या क्या कॉमन टर्म मिलने वाला है। तो बस कॉमन टर्म तो ये यहाँ पर दिख रहा है THH, मतलब कि पहले सिक्के पर बस यही है T और इसमें सब जगह है, देख लें THH कहाँ पर है, ये TH, बस यही काम मिल रहा है यानी कि THH ये, ठीक। अब उसके बाद अभी हम निकाले थे प्रोबेबिलिटी कितना लाए थे, 1/4। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा 1 है वो तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, मैंने ऊपर लिख दिया। और जो 4 दिख रहा है वो तो इसमें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमको यही नहीं दी गई थी, हमको दिए तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई थी, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये दिया गया था। तो मैं देख रहा हूँ कि जो ई में एलिमेंट है वो कितने हैं, 4, यानी कि नंबर ऑफ यहाँ पर क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। और इसी चीज को हम ऊपर नीचे अगर एन से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाने वाला है, ये एन ई बटे में एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे में एन एस, और ये एन ई अपान एन एस, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, डिवाइड ही मैं कर ले रहा हूँ, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में ये एन एस, और ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटे में कितना, ये एन एस, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ये है, ये उतार लूँ नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में नंबर ऑफ ई, और ये इसी को क्या कहते हैं, जब एक घटना घटित होने पर दूसरे की, इसी की प्रायिकता पूछी गई थी हमसे, लेकिन बस मैं कहा हूँ कि दिमाग में इस बात को बस रखिए, बाकी सारी बातें हम लोग समझ लेंगे। तो मैं यही दिया था और इस घटना की प्रायिकता पूछ रहा था। तो जब एक घटना होना दिया गया होता है तो हमको कौन दिया गया था, ये, और हमसे इस बात की प्रायिकता पूछा जा रहा था। तो जब किसी घटना के होने के बाद दूसरी घटना की प्रायिकता पूछी जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, तो हमको ये दिया गया था और इस बात की प्रायिकता पूछी गई थी, यानी कि क्या, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब कि एफ की प्रायिकता पूछी गई थी जबकि ई हो चुका था। ये लिखने का तरीका होता है, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई कह लेंगे तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी ओरिजिनल मीनिंग यही होती है, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जबकि
ई गिवन है, ई दिया गया है, बस इतनी सी इसकी बात है। तो एफ की प्रायिकता है जबकि ई हमको पता है दिया गया है, घट चुका है, ये इसकी मीनिंग है। तो देख लें इसके लिए फार्मूला बन गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई इक्वल टू दोनों के इंटरसेक्शन में एलिमेंट और बटे में नीचे जो इवेंट है उसमें एलिमेंट, या उसी को प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख दिया गया है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता और बटे में क्या है जो नीचे है उसकी प्रायिकता है, ये फार्मूला बन जाता है। अब बस हम डिफिनीशन को लिख दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल से स्पष्ट करने के बाद जो भी मैं एग्जाम्पल से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए व्यंजक निकाला हूँ उसी को डिफिनीशन में मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पर देखते हैं, यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, मतलब कि एक ही सैंपल स्पेस के दोनों इवेंट होने चाहिए, तब f के घटित होने पर, मतलब कि हमको f का घटित होना दिया गया होगा, घटित होने पर ई की प्रायिकता को क्या कहते हैं, ई की सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। मतलब कि किसी घटना के घटने पर दूसरी घटना की जो हम प्रायिकता निकालते हैं उस हम प्रायिकता को, जिस घटना की प्रायिकता निकालनी है, सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। इसे पी ई अपान एफ, इसको पढ़ते कैसे हैं, ई की प्रायिकता जबकि एफ हो चुका है। नहीं तो इन जनरल मैं ऐसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लें किसी भी तरह से, बस उसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। हम बार बार ऐसे पढ़ेंगे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, पढ़ लेंगे, कोई समस्या इसको पढ़ने में नहीं है, बस उसकी मीनिंग हमको आनी चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो इसी को हम ऐसे एक तिरछी लाइन लिख सकते हैं, मतलब क्या है, जो हो चुका होता है वो नीचे लिखते हैं और जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, और इसी को बस ये जो तिरछी लाइन लिखे उसे खड़ी लाइन से भी डिनोट किया जा सकता है, इससे भी लिखा जा सकता है। आर पी ई अपान एफ, मतलब कि अंश और अंश बटे हर के भी फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बस समझना है उसकी मीनिंग। इतना से प्रदर्शित करते हैं तथा निम्नोक्त परिभाषित करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन में अभी एग्जाम्पल से ही इसकी डिफिनीशन बता दिए हैं। पी ई अपान एफ इक्वल टू, अगर हम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में नंबर ऑफ एफ, मतलब जो नीचे है वही के नंबर से हम डिवाइड करेंगे और बस एन को हटा करके प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में इसी को याद कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और ये जो मान लीजिए कि इसके लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो नंबर ऑफ एफ जो है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इसके लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हर में है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, जबकि एन एफ कामा पी एफ जो है मतलब कि नंबर ऑफ एफ तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0। अब इस पर कुछ प्रॉपर्टियों को हम लोग देख लेंगे और प्रॉपर्टी देखने के बाद जो है कि कुछ हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लिखे हैं, माना ई तथा एफ किसी प्रदर्श समष्टि यस की दो घटनाएं हैं तब। पहली प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपान एफ, मतलब कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है जबकि एफ दिया गया है और बराबर होता है एफ की प्रोबेबिलिटी जबकि एफ दिया गया, मतलब एफ की ही प्रायिकता निकालनी है जबकि एफ गिवन है। तो ये भी 1 के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो मैं बताया हूँ कि हर सवाल को उसको रियलिटी से, उसकी वास्तविकता से अगर कनेक्ट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा हमको समझने में। जैसे मैं कह दूँ एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 ये, और इसका मैं एक इवेंट ले रहा हूँ, क्या एफ ले रहा हूँ, बस एफ। एफ बराबर सपोज कर लो कि मैं ले रहा हूँ अभाज्य संख्या ले रहा हूँ, तो अभाज्य संख्या क्या है 2 3 5, ये मैं एक इवेंट ले रहा हूँ और मैं कहूँ कि ये निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपान एफ, मतलब एफ हमको दिया गया है तो सैंपल स्पेस की प्रायिकता पूछ रहा है, ये हमको दिया गया है तो सैंपल स्पेस की प्रायिकता पूछ रहा है। तो बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है कि जो हमको दिया गया है बस उसको देख लें, उसी को जो दिया गया हो तो उसी को क्या मानते हैं, जो दिया गया हो तो उसी को हम क्या मानते हैं, सैंपल स्पेस। तो ये अगर सैंपल स्पेस है तो अगर हमको एस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो बस एस के वही एलिमेंट लिए जाते हैं जो इसके भी क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। तो 2 3 5 पूरा का पूरा जो है कि एस में पढ़ने वाला है, इसका मतलब एस की जो प्रायिकता हो जाएगी वो एक सब मिला जुला करके हमको उसकी प्रायिकता निकालनी है। ये इसमें 2 3 5 अगर एलिमेंट है तो उसी की हमको प्रायिकता निकालनी है। तो कोई अगर
सैंपल स्पेस दिया गया, उसकी प्रायिकता अगर पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, एक ही बताएंगे। तो इस तरह से एग्जाम्पल से भी इस बात को हम स्पष्ट कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से f/f ये दिया गया है और इसी की प्रायिकता हमसे पूछ रहे हैं, तो फिर इसका क्या होगा, एक ही। तो दोनों एक ही बराबर हैं, लेकिन वो तो एग्जाम्पल से है, इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। प्रूफ देख लेते हैं इसका। पहले मैं इसको निकालता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ S/f इक्वल टू, क्या फार्मूला बताए अभी हम, इसको बताए हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, कोई भी लगा सकते हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन में हमको प्रोबेबिलिटी गिवन है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो हम प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लगाएंगे, और नहीं तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दिया गया है, मतलब एलिमेंट दिए गए हैं घटना में, तो हम जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो नंबर वाला फार्मूला, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन f अपान नंबर ऑफ ई जो भी हो वो हम लगा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए सूत्र क्या बताए हम, S इंटरसेक्शन f और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ f, यही बताए हैं। अब थोड़ा सा इसको अगर केयरफुली देख लें तो ये हमारा क्या है, सैंपल स्पेस ये, और उसकी एक इवेंट है क्या, f। तो S का और f का इंटरसेक्शन तो f हो जाएगा, तो इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ f और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ f। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f से मैंने f की प्रायिकता ये कट करके क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे से कट कर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसकी प्रायिकता निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f अपान f इक्वल टू क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटरसेक्शन f, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर और नीचे की जो है प्रायिकता नीचे। f का f से ही इंटरसेक्शन तो f आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ f, ये भी कितना आ जाएगा, एक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S अपान f इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ f अपान f इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक। प्रोबेबिलिटी हमको सिद्ध करना था। मैं इन जनरल इसी वाले साइन का प्रयोग करेंगे, जो तिरछी लाइन है उसी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए जो चिन्ह हम बनाए हैं इसी का प्रयोग करेंगे, इस वाले का। देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेकेंड है, यदि a और b प्रदर्श समष्टि S की दो घटनाएं हैं और f एक अन्य घटना इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ f नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब इसका ये है कि एक सैंपल स्पेस है, उसकी तीन घटनाएं क्या हैं, a b f, बस f की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर फर्स्ट पॉइंट है, हमको जो प्रॉपर्टी में जो सिद्ध करना है पहला पॉइंट क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b अपान f, मतलब कि a यूनियन b की प्रायिकता जबकि f घट चुका है इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपान f प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपान f माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपान f। याद करना बहुत ही आसान है, हम लोग ये याद किए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर a यूनियन b की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। हम लोग ये याद किए हुए हैं। अगर ये याद है तो इसको याद रखना एकदम आसान है। कैसे, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a यूनियन b की ही तो प्रायिकता निकालनी है, a यूनियन b की ही प्रायिकता निकालनी, जो ऊपर होता है उसकी प्रायिकता निकालनी होती है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, और सबके बटे में बस pf लिख देंगे, मतलब बटे में f, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a बटे में f प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b बटे में f और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बटे में f। देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपान f प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपान f माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपान f। अगर ये बस याद है तो बस इसी में क्या कर देना था, अगर इसके बटे में ये हमारा f है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये f हो जाएगा बटे में, यहाँ पर बटे में f हो जाएगा और यहाँ पर बटे में f हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी प्रूफ मैं करने जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि a और b परस्पर अगर अपवर्जी हैं तो फिर क्या होता है, अगर अपवर्जी हो जाएंगे तो a इंटरसेक्शन b जो होता है वो फाई हो जाता है। a इंटरसेक्शन b क्या मिलता है, फाई। अगर परस्पर अपवर्जी का मतलब क्या, a हो तो b को होने ही ना दे, यानी कि दोनों साथ साथ हो नहीं सकते। जब दोनों साथ साथ होंगे नहीं तो उसका इंटरसेक्शन कुछ मिलता ही नहीं, इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो फाई। इसका मतलब नंबर ऑफ, अगर मैं कहूँ कि ये फाई है तो फाई की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्योंकि इसी की प्रायिकता निकालना है, भले भी f हुआ हो लेकिन इंटरसेक्शन की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो इसलिए ये वाला पोर्शन इसमें से खत्म हो जाएगा, तो इतना बराबर बस यही बचेगा। तो इसको मैं लिख दूँ। प्रूफ देख लेते हैं इसका प्रूफ।
तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो बस करना हमको यही है कि जो ये साइड है इसी को लेकर के चलेंगे और इतना लाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये लिखा जाता है। तो सेम इतना के बटे में ये है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर हो जाएगी, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नीचे हो जाएगी, और बटे में क्या हो जाएगा, एफ की प्रायिकता। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना लिख दें इसको, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन एफ, ये ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये ऐसा कुछ। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस एफ को, जो हम लोग जानते हैं, सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ये जो रूल्स होता है वो कैसे अप्लाई होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन एफ और बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन, और ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन एफ। ये होता है ये, जिसको हम तत्समक नियम के नाम से जानते हैं, शायद यही होता है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं है, बस ये हम लगा दिए हैं, अभी याद आ जाएगा तो बता देंगे। तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, और ये यूनियन कितना, बी इंटरसेक्शन एफ, ये बी इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा ऐसे, और ये, और बटे में कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये देखें, ए यूनियन बी की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब कि इसको ए को सेट मान रहे हैं और इसको एक सिंगल सेट मान रहे हैं, तो ए यूनियन बी की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, इसकी प्रायिकता प्लस इसकी प्रायिकता माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता, और पूरे का बटा तो एफ रहेगा ही रहेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, और ये हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन एफ और ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। और हाँ याद आ गया, वितरण नियम होता है, इसको वितरित किया जाता है, ये इसी को वितरण नियम कहा जाता है। तो ये फिर देख पा रहे हैं कि अगर इसको हम ऐसे लिख देंगे, इंटरसेक्शन अगर इसको ऐसे लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन एफ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि ये देखें, ये हम कह रहे हैं कि ये कौन है, ये ए है, ये ए है, और ए से एफ का इंटरसेक्शन ये मिलेगा, ये एफ है हमारा, ये और ये ए से एफ का इंटरसेक्शन हो गया, और बी से एफ का इंटरसेक्शन, तो ये हमारा बी है, और बी से एफ का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन हो जाएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये और ये का जो इंटरसेक्शन हो जाएगा, बस इतना ही होगा ये वाला। और यहाँ पर अगर हम बी लिख दें तो ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ ही तो होता है, तो इसके स्थान पर हम इतना भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख लें यहाँ पर कितना लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको लिख दे रहे हैं, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ये ऐसे लिखा जा सकता है। और इसके भी बटे में कितना कर दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसके बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और इसके बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्यों, क्योंकि यह पूरे के बटा में था। और हम ये जानते हैं ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान जो बी होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो उसी प्रकार से अगर देखें तो देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होती है, हो जाए ए अपान एफ, यानी कि बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान एफ, प्लस ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपान
प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एफ है, एफ, तो इसको क्या लिख देंगे बी अपान एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान एफ माइनस ये देख पा रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इतना के बेटे में ये लिख देंगे, हर जगह देख पा रहे हैं हम ये, अगर ये वाला मिल रहा है इससे तो ए अपान एफ, अगर ये वाला पोर्शन इससे मिल रहा है तो बी अपान एफ, तो उसी प्रकार से ये वाला पोर्शन अगर इससे एफ से मैच खा रहा है तो क्या लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपान क्या लिख देंगे एफ लिख देंगे। ये हमको सिद्ध करना था। आगे देखते हैं, तो हम बस यही कर दे रहे हैं यहाँ पर, यदि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी है तब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, कहाँ लिखा है, हाँ, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा। आज जब 5 हो जाएगा तो शुरू से एक बार देखें, ये देखें ये लाइन मिली है, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक ये, तो ये ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो 5 के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे वो भी क्या आ जाएगा 5, और 5 की प्रायिकता कितना हो जाएगा 0, और 0 में अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से मैंने किसी भी संख्या से अगर भाग करेंगे तो 0 ही उसको आना है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये 5 है तब क्या हो जाएगा, तब ये वाला पोर्शन इसमें से गायब हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ये एफ, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्योंकि अगर ये 5 है तो इसके साथ निकालेंगे, अगर इसके साथ इंटरसेक्शन 5 का तो भी 5 आएगा, और 5 की प्रायिकता कितनी होती है 0, तो ये वाला पोर्शन अगर 0 हो जाएगा और उसमें इससे भाग करेंगे तो भी 0 ही रह जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमको मिलेगा क्या, इतना बराबर बस ये और ये मिला, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा और इसी को तो उतारा गया है पोर्शन, तो हो जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पान एफ, मतलब कि ये ए इन बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बस समझते जाइए, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान एफ और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान एफ। ये हमको प्रूव करना था, दो चीज़ें, अगर मतलब ए और बी क्या थे परस्पर अपवर्जी थे तो उसकी वैल्यू ये लानी थी, इसी की वैल्यू, और किसी भी कंडीशन में इसका मान इतना के बराबर होता है। याद करना भी आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, यदि ई तथा एफ प्रदर्श समष्टि एस की दो घटनाएं हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपान एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ इक्वल टू 1। ये भी याद रखना एकदम से आसान है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी सैंपल स्पेस की दो घटनाएं अगर ए और बी हैं, अगर ए और बी हैं, चाहे ई एफ कुछ भी ले सकते हैं, अगर ऐसा है तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। इसी ए बार को क्या कहते हैं, एक ही पूरा घटना कहते हैं, तो वही ई डैश क्या है पूरा घटना ही। अगर इसको ए डैश भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल टू कितना होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू कितना होता है, इसको हम ऐसे देखे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का बार इक्वल टू कितना होता है 1। सेम प्रोसेस। कैसे याद रखना है हमको, यहाँ पर ई की प्रायिकता मतलब एफ एक गिवन सैंपल स्पेस है, तो उस सैंपल स्पेस की कंडीशन में ई की प्रायिकता ये लिखी गई है, और ये किसकी प्रायिकता है ई डैश की प्रायिकता, जो ऊपर होता है उसी की प्रायिकता ये होती है। बस अपान में एफ लिखने का मतलब ये होता है कि एफ हो चुका है, गिवन है वो सैंपल स्पेस। तो ये क्या है ई की प्रायिकता है, और ये किसकी प्रायिकता है ई डैश की प्रायिकता है। तो ई की प्रायिकता प्लस ई डैश की प्रायिकता इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक ही तो होगा, ये हमको लाना है। तो इसी से इसको रिलेट करके याद रखा जा सकता है। बस प्रूफ कर दे रहे हैं इसको, प्रूफ देख लें इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसी को आर करके अगर हम ये लिखना चाहेंगे ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ इक्वल टू, तो ये 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपान एफ। ये ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन एक आ जाएगा, दूसरा तो बस पक्षांतर कर लेना है। चलो प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ में हम ये साइड ले लेते हैं और देखते हैं तो ये कितना है, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपान एफ और प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। फार्मूला अप्लाई कर देंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर, तो ई डैश इंटरसेक्शन एफ, और बटे में कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ये प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और बटे में कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आगे बढ़ूँ, तो बस इसको देख लेते हैं। अगर 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं प्रोबेबिलिटी का, अगर उसको नहीं पढ़े हैं तो इसीलिए मैं पहले उसी को रिवाइज किया था कि पहले उसको पढ़ा लेंगे तो इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। नहीं तो फिर वो थोड़ा सा कुछ दिन हो गया पढ़े हुए तो दिमाग से अगर चीज़ें उतर गई होगी तो इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। रीज़न बस यही था कि पहले उसको मैंने बताया। तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर बार लिखा गया है तो मैंने क्या बताया था, इसको मैंने बताया था कि इस ए में से ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता को बस घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैंने बताया था, अगर नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बना लीजिए ए और ये क्या बना लीजिए बी। ये वाला पोर्शन है हमारा ये, और बी बार का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये बस मिलेगा ये। तो क्या करना है, ये प्रायिकता अगर हमको चाहिए तो इस पूरा ए की प्रायिकता में से इंटरसेक्शन की प्रायिकता घटा गए तो ये प्रायिकता चली आएगी। ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का बार, तो बी का बार क्या होगा, यही सब ना होगा, बी का बार ये। तो ए से बी के बार में इंटरसेक्शन बस यही मिलेगा। अगर हमको ये निकालना है इसकी प्रायिकता, तो इस ए की प्रायिकता में से इस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ऐसे इसको लिख ले रहे हैं। तो इसके स्थान पर क्या लिख दें, किसमें से, एफ में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस दोनों के इंटरसेक्शन ई और एफ के इंटरसेक्शन को बस घटा देना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और बटे में कितना है ये एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, और प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और बटे में कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऐसा कुछ, तो दोनों का तो हर सेम है, तो चाहे तो हम ऐसे भी लिख लेते हैं इसको, दोनों का अगर हर सेम है तो चाहे तो ऐसे भी लिख दें, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये वाला पोर्शन इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और बटे में अपन कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो हर और तो सेम है, तो इसलिए एक, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक। यही हमको लाना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपान एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ इक्वल टू कितना होता है, एक। आगे देखते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग बस अब क्वेश्चन देखना रह गया है, क्वेश्चन को देख लेते हैं, और बाकी जो भी थियोरेटिकल पार्ट होगा हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। आज 6-7 प्रश्न इस पर देखना है हम लोगों को। अभी क्या है पहला प्रश्न, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 7/13 कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 9/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/13 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, मतलब ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है जबकि बी हो चुका है, घट चुका है पहले से ही, यानी गिवन है, यही हमको ज्ञात करना है। चलो लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये देखें कि होता क्या है, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू, सब प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसलिए प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर, और बटे में क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है हमको, ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है और पी भी दिया है, बस वैल्यू तो रख लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना के बराबर है, 4/3, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 4/13 है, और बी की प्रायिकता कितनी है, 9/13। तो यहाँ पर कितना लग देंगे, ये इससे कट जाएगा, तो 4/9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, चल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि अज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक जो परिवार है हमारा, उसमें कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि अज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं, उसका सैंपल स्पेस पहले बना ले रहे हैं। ये सैंपल स्पेस एस इक्वल टू 2 बच्चे, अगर हम क्या करते हैं कि जो लड़का है उसको हम बी से डिनोट कर दे रहे हैं, बॉय से डिनोट कर दे रहे हैं, और जो लड़की है
उसको किससे डिनोट कर दे रहे हैं, जी से, गर्ल, जी से डिनोट कर दे रहे हैं हम। तो ये हो सकता है कि दोनों बच्चे लड़के हो जाएं, चाहे दोनों बच्चियां लड़की हो जाए, चाहे पहला वाला लड़की हो जाए दूसरा वाला लड़का, चाहे पहला वाला लड़की और दूसरा वाला लड़का। ऐसे सैंपल स्पेस में एलिमेंट पॉसिबल है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि दोनों लड़के हो जाएं, या हो सकता है कि पहला वाला लड़का हो और दूसरा वाला लड़की, चाहिए हो सकता है कि पहला वाला लड़की हो और दूसरा वाला लड़का, और चाहिए हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए, लड़की हो जाए। तो ये सैंपल स्पेस में एलिमेंट बनेगा। अब उसके बाद हम एक इवेंट लिख दे रहे हैं ई। कौन सा इवेंट लिखेंगे, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो कम से कम एक बच्चा लड़का वाला हम इसमें एलिमेंट में ले रहे हैं। कम से कम एक बच्चा लड़का मतलब कि एक लड़का होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ज़्यादा कितना हो जाए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो एक लड़का इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। तो क्या क्या हो जाएगा, ये बी 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 जी और ये क्या हो जाएगा, जी बी। ये हमको दिया गया है, ये कह रहा है कि यदि अज्ञात है, ये गिवन है, दिया गया है, तो फिर क्या कर रहा है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना तो पहले लिख दें। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना अगर f है तो f बराबर बस यही तो होगा, बस यही होगा। तो ये गिवन है, तो इस प्रायिकता पूछा है, क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ f पूछा जा रहा है, जबकि ये e हो चुका है। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। तो बस लिख लेते हैं क्या होता है इसके लिए। सब में नंबर तो मालूम है, नंबर अगर मालूम है तो नंबर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिए, तो लिख देंगे इसलिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ f अपॉन e इक्वल टू, नंबर वाला फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ e इंटरसेक्शन f, और बटे में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ e, नंबर ऑफ e, यानी कि e इंटरसेक्शन f में अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले e इंटरसेक्शन f निकाल ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर निकाल दे रहे हैं भाई e इंटरसेक्शन f इक्वल टू, बस यही तो मिलेगा, यही तो बस मिलेगा। तो एक तो है ये, तो ये एक हो जाएगा, और बटे में नंबर ऑफ ई में कितने एलिमेंट है, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस प्रकार इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिया निकाला गया। यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात की। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस की बात करने, तो इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 का लिख लेते हैं पूरा, 5 6 7 8 9 10। बस हर कार्ड पर 1 से लेकर के 10 तक लिखा गया है, 10 ही बस कार्ड ही हैं, ये लिखा गया है। अब ये कह रहा है कि उन्हें अच्छी तरह से मिला दिया गया। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिया निकाला, इसमें से एक कार्ड बस निकाला गया है। यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो संख्या 3 से अधिक की अगर हम घटना क्या लिख रहे हैं, ए, कार्ड पर संख्या 3 से अधिक होने की घटना ई है, तब ई बराबर, तो 3 से अधिक क्या है, 4, मतलब 3 से अधिक कौन कौन कैसे आ सकते हैं, या तो 4 या तो 5 6 7 8 9 10, ये हो सकता है। तो 4 5 6 7 8 9 10 ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है, ये गिवन है, जो हमको दिया गया है वहां पर मैं टिक डबल मार दे रहा हूं कि ये हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो कह रहा है निकाला गया, यदि अज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, ये ज्ञात है, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता। तो अगर मैं लिख रहा हूं कि कार्ड पर सम होने की घटना, कार्ड पर जो संख्या आती है वो सम है, अगर उसकी घटना क्या है, f है, तब f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10। ये तो ये गिवन है, इसकी प्रायिकता हमसे पूछा रहा था, लिखा गया यहाँ पर 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने सम की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, यानी कि इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमसे पूछा जा रहा है f, और ये ई दिया, ये पूछा जा रहा है। तो नंबर तो मालूम है, नंबर वाला फार्मूला लगा लेंगे तो भी चल जाएगा हमारा काम। लेकिन क्या होता है, इसमें इंटरसेक्शन आता है, तो ई इंटरसेक्शन f तो पहले निकाल दें। तो ई इंटरसेक्शन f में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, 4 6 8 10, ये काम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ f अपॉन ई
एफ अपान ई, मतलब कि हमको ये दिया है एफ की प्रायिकता पूछ रहा है, तो नंबर वाला फार्मूला लगा दें, नंबर वाला, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई, चाहे ई इंटरसेक्शन एफ, कोई दिक्कत नहीं, और अपान में नंबर ऑफ कितना हो जाएगा ई हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं 4 गो, और ई में कितने एलिमेंट हैं, ई में कितने एलिमेंट हैं 3 3 6 7 गो, तो 4/7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं जैसी आवश्यकता। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है यदि अज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है लड़की। तो सबसे इसमें फर्स्ट काम क्या करें, जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो घटना लिख दें, और जिसकी प्रायिकता मतलब कि जो घटना की प्रायिकता पूछ रहा है उसको लिख दे रहे हैं, और जिस घटना को दिया है वो लिख दे रहे हैं। बस 2 चीज लिख देंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। हाँ, बस ये है यहाँ पर कि विद्यार्थी लिखा गया है, तो विद्यार्थी लड़कियों को भी कहते हैं और लड़के को भी कहते हैं। तो यहाँ पर कहीं लड़के का जिक्र नहीं किया गया, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे फर्स्ट लिखेंगे माना, माना ये देखें, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी क्या है कक्षा 12 में पढ़ता है। तो लिख रहे हैं कि माना विद्यार्थी के, इसी का पूछ रहा है, तो माना विद्यार्थी के कक्षा 12 में होने की घटना क्या है ई है, ई है। तब नंबर ऑफ ई निकाल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाम तो लिखा नहीं गया कि उसी ई घटना में हमने सेट के फॉर्म में लिख करके गिन दे उसमें एलिमेंट, ये तो लिखा नहीं है। तो नंबर ऑफ ई कितना है, नंबर ऑफ ई का मतलब क्या, कक्षा 12 में विद्यार्थियों की संख्या। तो कक्षा 12 में विद्यार्थियों की संख्या निकाल रहे हैं, देख ले रहे हैं कितनी है, 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% विद्यार्थी लड़कियां हैं। लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। 1 मिनट, जिनमें से 430 लड़कियां, यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में, क्योंकि यहाँ पर लड़कों का जिक्र ही नहीं, तो कक्षा 12 में खाली लड़कियां ही हम निकाल दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 430 का 10%, ये 10% इसका निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 43, ये आ गया। और क्या कह रहा है, इसी की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। ई की प्रायिकता क्या हो करना हमको पूछा जा रहा है। अगली बात दूसरा, माना जो दिया है वो तो देख लें, कक्षा 12 में पढ़ता है। यदि अज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है लड़की, तो मैं लिख रहा हूं कि माना विद्यार्थी की लड़की होने की घटना एफ है। माना विद्यार्थी के लड़की होने की घटना एफ है, तब नंबर ऑफ एफ निकाल दें। तो देख ले रहे हैं कि देख ले रहे हैं कि कुल लड़कियां कितनी हैं विद्यालय में, कुल लड़कियों की यहाँ पर क्या, यदि अज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो लड़की अगर है तो लड़कियों की संख्या हम देख ले रहे हैं कितना है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 11, जिसमें से लड़कियां कितनी हैं 430। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 430। तो पूछा क्या जा रहा है, ये देख ले रहे हैं हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसकी पूछ रहा है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। तो कक्षा 12 के लिए यही लिखे हैं ई, तो ये ई ऊपर हो जाएगा और बटे में एफ नीचे, ये दिया गया है। ये क्योंकि ये ज्ञात है हमको कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है और लड़की होने की घटना को एफ लिखे, तो ये निकालना है। और सब नंबर के फॉर्म में थे, ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और बटे में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एफ हो जाएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ में एलिमेंट निकाल दे रहे हैं, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल दे रहे हैं ई इंटरसेक्शन एफ में एलिमेंट नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये ई क्या है
विद्यार्थी कक्षा 12 में है और F क्या है, लड़की है, तो कक्षा 12 में लड़की इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों का। कक्षा 12 की जो लड़कियां हो जाएंगी इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो E और F का इंटरसेक्शन कक्षा 12 की लड़कियां। तो कक्षा 12 में कितनी लड़कियां हैं देख ले रहे हैं हम, जिनमें 430 लड़कियां। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में, तो हो जाएगा 430 का 10%, तो हो जाएगा 430 गुणे 10 बटे में 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा 43। तो इंटरसेक्शन का भी आ गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखे तो थे, यहाँ पर नहीं इंटरसेक्शन का निकालना था, तो लिख देंगे इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इक्वल टू नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है 43 और नंबर ऑफ F कितना है F 430, यही है ना F, तो ये हो जाएगा 430। काट देंगे तो आ जाएगा कितना 1/10, आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक पासे को 3 बार उछालने पर परीक्षण में घटना A तथा B को निम्नोक्त परिभाषित किया जाता है। क्या है A, जो घटना A है वो क्या है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना को दर्शा रहा है, और जो घटना B है पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5 प्रकट होना ये दिया गया है। तो कह रहा है कि यदि B घटित होना दिया गया है, ये हमको दिया गया है, तो A की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। तो यानी कि सब मिला जुला करके हमसे ये पूछा जा रहा है, क्या A दिया गया है, सॉरी ये B दिया गया है, तो A मैं एक बार देख लूँ, यदि B घटित होना दिया गया है तो जो दिया गया उसको नीचे कर लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B दिया गया है, तो घटना A की प्रायिकता, तो A कहाँ रहेगा ऊपर। अब किसके फॉर्म में हमको निकालना है, तो दोनों सूत्र हम लिख ले रहे हैं और जो आवश्यकता होगी वो अप्लाई कर लेंगे। इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मतलब जरूरत इसकी होगी, किसकी होगी, सवाल जब हल करेंगे तो पता चलेगा। अब देखते हैं, जो A है उसमें अगर एलिमेंट निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, और नहीं तो अगर लिखना बने, अगर लिख सकते हैं तो लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो काउंट कर लिया जाएगा लिखने के बाद। और नहीं अगर लिख पा रहे हैं तो बस उसमें नंबर निकाल दें किसी भी तरह से, क्योंकि अगर हम देखें कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना दिया गया है, चौथे नंबर पर यहाँ पर ये यहाँ पर 4 दिया गया है, तो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पासे को अगर हम एक बार उछालते हैं तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट होते हैं, एक पासे को अगर 2 बार उछालते हैं तो सैंपल स्पेस में 6 पर पावर 2 यानी कि 36 एलिमेंट होते हैं। अगर उसी पासे को 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में 6 पर पावर 3 यानी कि 216 एलिमेंट होते हैं। तो 216 में से हमको उस एलिमेंट को लिख देना है जिसके तीसरे नंबर पर क्या आता है 4, सॉरी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो इस प्लेस को भरने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लिया जाए, इस प्लेस को भरने कितने तरीके 6, और रिपीटेशन अलाउ है ये, क्योंकि एक अगर पासे पर यहाँ आ सकता है, 3 पासे हैं तो फिर दूसरा नंबर पर भी 1 आ सकता है, यानी कि रिपीटेशन अलाउ है। तो इसको भरने के तरीके कितने 6, और इसको भरने के तरीके 6, और इसको भरने का बस एक ही तरीका है, क्या 4 रख सकते हैं। तो 6 6 के 36 एलिमेंट इसमें होंगे, किसमें नंबर ऑफ A में कितने एलिमेंट, अगर लिखना भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले 1 लिख देंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। तो 1 के साथ 6 गो एलिमेंट, 2 के साथ 6 गो, 3 के साथ भी 6 गो, 4 के साथ भी 6 गो, 5 के साथ भी 6 गो, 6 के साथ भी 6 गो, तो 6 6 के 36 एलिमेंट होंगे। तो बस नंबर ऑफ मैं A लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ A इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। आगे मैंने इसमें A में हमको एलिमेंट निकल गया। अब उसके बाद पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5, तो बस 6 को एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेस को भरने कितने तरीके हैं, इस प्लेस को भरने कितने तरीके हैं, ये एक तरीका, और इसको भरने के तरीके भी एक ही बस तरीका है, 5 ही लिख सकते, लेकिन यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो देखो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 6 6, तो 6 एलिमेंट बनेंगे। तो इसमें लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ B इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ये हो गया। इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो इंटरसेक्शन में एलिमेंट निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो A
इंटरसेक्शन बी बस इमेजिन करने की बात है। ए इंटरसेक्शन बी में जो ये एलिमेंट हमारा आया है, किस में कम एलिमेंट है, बी में, ये तो ये क्या क्या आया है, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और 6 5 5। पहला वाला हम लिख दिए हैं, सॉरी दूसरा वाला जो इवेंट है उसमें एलिमेंट लिख दिए हैं। इसको देख करके पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट उभयनिष्ठ होने वाले। क्या है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होने। 36 जो इसमें एलिमेंट है, तीसरी उछाल पर क्या है, 4 फिक्स है, और इसमें तीसरी उछाल पर एक के जगह बस 4 दिख रहा है। इसका मतलब दोनों में इंटरसेक्शन बस यही मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं। बहुत मिल सकता था अधिकतम, तो ये सब मिल सकते थे, लेकिन तीसरी उछाल पर बस हमको 4 देखना है, उसमें तो बस एक है, इसमें एलिमेंट है। तो यहाँ पर लिख देना नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब इस फार्मूले में रख देना आकर के, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, 1, और बी में कितने एलिमेंट है, 6। तो आंसर हो जाएगा 1/6। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पांसे को 2 बार उछाला गया है और प्राप्त संख्याओं का योग 6 पाया गया है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, मतलब कि हमको दिया क्या है वो लिख दे रहे हैं, तो लिख दे रहे हैं माना, नहीं भी अगर लिखेंगे तो बस डायरेक्टली लिख दे रहे हैं कि माना एक पांसे को 2 बार उछाला गया है और प्राप्त संख्याओं का योग 6 पाया गया। तो लिख रहे हैं कि माना प्राप्त संख्याओं का योग 6 होने की घटना ई है। तो फिर ई में जो एलिमेंट होंगे वो क्या क्या होंगे, ये देख लेते हैं। तो 2 बार उछाला गया है और योग 6 लेना है। तो पहली वाली लाइन में 1 5 मिलेगा, 1 5 मतलब लिखते हैं ना यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर दूसरी लाइन में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे करके, तो बस हम योग 6 जहाँ पर आता है बस उसी को लिख दे रहे हैं। दूसरी लाइन में 2 के साथ क्या हो जाएगा, 4, और तीसरी लाइन में 3 के साथ 2, और चौथी लाइन में 4 के साथ 1, और पांचवी लाइन में 5 के साथ, सॉरी 6 लाना है ना, तो 6 4 2 2 4 6 3 3 6, और ये हो जाएगा 4 2 6, और 5 1, और अब मिलेगा ही नहीं क्योंकि जो छठवीं वाली पंक्ति होती है 6 1 सबसे छोटा 7 मिलेगा तो होगा ही नहीं। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है, एक पांसे को 2 बार उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 6 पाया गया। इसका मतलब कि ये गिवन है, ये दिया गया है। तो हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, यहाँ पर लिख देंगे कि माना संख्या 4 के न्यूनतम एक बार होने की घटना f है। तो अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं f, तो 4 कहाँ कहाँ पर आता है ये देख ले रहे हैं, 4 कहाँ कहाँ पर आता है ये हम देख ले रहे हैं। क्या कह रहा है कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध। तो संख्या 4 न्यूनतम एक बार का मतलब कहाँ कहाँ आ सकता है, तो पहली लाइन में आएगा, फिर उसके बाद दूसरी लाइन में क्या आएगा 2 4, और तीसरी लाइन में 3 4, और चौथी लाइन में तो पूरा आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, और फिर पांचवी लाइन में 5 1 आ जाएगा, सॉरी 5 4 और 6 4। तो इसमें देख पा रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट लिखे हैं f के अंतर्गत सब में कहीं ना कहीं 4 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, हर जगह 4 दिख रहा है। एक से कम बार नहीं रहना चाहिए, अधिक बार चलेगा। तो हमसे ये दिया हुआ इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसमें हमको इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ए इंटरसेक्शन f निकाल रहे हैं, ये दिया है तो इसकी प्रायिकता पूछी जा रही है। तो दोनों का इंटरसेक्शन 1 5 नहीं मिला क्योंकि हर जगह 4 इसमें मौजूद है, 4 वाला बस मिलेगा, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। तो देखें 2 4 मिलेगा और 4 2 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 4, और क्या मिलेगा 4 2। देख लें 2 4 जरूर होगा ये, और 4 2 भी होगा जरूर, ठीक। तो ये मिलेगा, तो ये आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, इसलिए ये दिया है तो इसकी प्रायिकता पूछ रहे थे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ f अपॉन ए इक्वल टू नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन f बटे में नंबर ऑफ क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2, और बटे में ई में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 2 बटे में 5 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलें आज के लेक्चर का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट, पढ़ते हैं सवाल को।
एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। मतलब एक सिक्के को हमको क्या करना है, उछालना है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, यदि सिक्के पर क्या प्रकट होता है, चित्त ये प्रकट होता है, तो सिक्के को पुनः उछालें। अगर चित्त आता है तो सिक्कों को फिर एक बार उछाल देना है। ये तो फिर एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगली बार पुनः उछालें। परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है, पट प्रकट होता है, तो एक पासे को फेंके। तो एक पासे को जब फेंकेंगे तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है। ठीक, यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना दिया गया है तो सबसे पहले सैंपल स्पेस तो लिख लें। तो सैंपल स्पेस एस मैंने बताया था क्या, सारी पॉसिबिलिटी को लिखे जाते हैं। एक सिक्के का अगर एच आया होगा तो एच के साथ क्या आएगा, दूसरी बार में एच, और फिर क्या आएगा, एच के साथ टी, एक कंडीशन। फिर उसके बाद अगर ये क्या आया हो गया, पट, तो पट के साथ पांच यानी कि T1, ये T1, फिर T2, फिर T3 और फिर T4 और फिर क्या हो जाएगा, T5। ये देख ले रहे हैं, जरा सा सवाल सही लिखे हैं ना। ठीक है, तो जरा देखा जाए कि जो हमको दिया है वो इवेंट लिख दे रहे हैं और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं वो, अगर इन दोनों को लिख देंगे तो उसका इंटरसेक्शन निकाल करके और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम ला देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ तक तो हो गया हमारा काम, पुनः उछाल यहाँ तक हमारा हो गया है। परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है तो पासे को फेंकें। यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया है। अब उसके बाद यहाँ से यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना दिया गया है, तो मान रहे हैं कि घटना कम से कम एक प्रकट होने की घटना कितनी है, कम से कम एक पट प्रकट होने घटना क्या है, ई है। तो ई बराबर कम से कम एगो पट रहना चाहिए इसमें एगो पट रहना चाहिए। तो पट कहाँ कहाँ है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये। तो ये हो जाएगा हमारा HT T1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। T2, फिर क्या है T3 और फिर क्या है T4 और फिर क्या है T5। ये हो गया, ये दिया गया है, ये हमको गिवन है। ये तो घटना पांसे पर चार से बड़ी संख्या प्रकट होना की सप्रतिबंध प्रायिकता। अगर हम इसको लिख रहे हैं कि पांसे पर चार से बड़ी संख्या प्रकट होने की घटना क्या है, F है। तो F बराबर पांसे पर चार से बड़ा कहाँ मिल सकता है, बस ये मिलेगा। कह रहा है तो घटना पांसे पर चार से बड़ी संख्या प्रकट होने की घटना, तो चार से बड़ी एक छूटा है क्या, इसमें T6 छूट गया है भाई, ये T6 भी न रहेगा, ये छूट गया है T6 ये। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई में T6 भी रहेगा ना, एक बार पढ़ रहे हैं भाई, थोड़ा छूट गया था। ई कम से कम एक पट प्रकट होना दिया गया, तो ठीक है ये चलेगा हमारा, T6 भी इसमें चलेगा। और F में क्या चलेगा यार, पांसे पर चार से बड़ी संख्या, चार से बड़ी संख्या बस यही आएगा, पांसा पर 5 और 6, बाकी सब में अगर देखेंगे तो कहीं 5 6 नहीं है। तो क्या हो जाएगा, T5 हो जाएगा और ये T6 हो जाएगा बस। अब उसके बाद सोचेंगे कि ये तो हमको दिया गया है, क्योंकि ये दिया गया है कि यदि घटना जो है कम से कम एक प्रकट होना दिया गया है, ये वाला पोर्शन दिया गया है। ये अगर दिया गया है तो हमसे ये पूछा जा रहा है, ये PF/E की वैल्यू पूछी जा रही है, PF/E का मान पूछा जा रहा है। तब तो कहेंगे फटाक देने एकदम से, एकदम इन दोनों का E और F का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए इसका और हल कर दीजिए, क्योंकि यही तो फार्मूला होता है, यही तो होता है, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F और बट्टे में नंबर ऑफ E, ये नंबर ऑफ ये निकाल दीजिए। ये दिया, मैं उल्टा लिखा हूँ क्या, हाँ ठीक है, ये दिया गया वो नीचे है। तो ये पूछा गया तो फटाक से क्या करेंगे कि इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2, अब बटे में ई में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे में लिख देंगे 7। ये तुरंत हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा, ये घटना के अनुकूल अवसरों की संख्या बटे में कुल अवसरों की संख्या, चाहे घटना में
के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, ये तभी लागू होता है जब सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट दिए गए हैं सब समसंभावी होते हैं। जितने भी परिणाम इसमें दिए गए हैं सब समसंभावी होते हैं, तो ऐसा होता है। तो मैं बताता हूँ कि सब समसंभावी नहीं है। क्यों नहीं सब समसंभावी हैं? क्योंकि अगर हम एक अगर लेते हैं एगो सिक्के को और एगो पासे को एक साथ लेते हैं, सैंपल स्पेस में ये एलिमेंट बनेंगे। एक सिक्के ले लें और एक पासे, तो सिक्के का हम क्या ले लेंगे? हेड और टेल। तो इसके साथ भी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा और इसके साथ भी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट बनेंगे H1 H2 H3 H4 H5 H6 और T के साथ T1 T2 T3 T4 T5 T6, तो उस कंडीशन में 12 एलिमेंट होंगे। कितने होंगे? 12। और प्रत्येक की तब प्रोबेबिलिटी जाकर के 1/12 होगी। यहाँ पर अगर 12 एलिमेंट हो जाएंगे H1 H2 एंड सो डॉट 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 H6 तक, T1 T2 एंड सो डॉट 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 T6 तक, इसमें 12 एलिमेंट होंगे। तो अब ये जाकर के सब समसंभावी हैं, क्योंकि मैं भी बताऊंगा प्रायिकता का गुणन सिद्धांत। अगर दो ये एक साथ आ जाते हैं तो इसकी प्रायिकता गुणा इसकी प्रायिकता हम करके चेक कर लेंगे। तो ये H की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और इसका कितना होता है 1/6, तो 1/12 हो जाएगा। वैसे भी इसमें 12 एलिमेंट हैं और सब समसंभावी हैं, सब समसंभावी हैं। क्यों सब समसंभावी? तो मैं भी बात किया हूँ कि ये देख पा रहे हैं ये सबके घटने की संभावना समान है। H1 H2 H6 ये सब, क्योंकि सब 6 बार ये भी है 6 बार वो भी है, तो सबके ऊपर आने की बराबर संभावना, क्योंकि H और T का ऊपर आना बराबर है। ये 1 2 3 4 5 6 का ऊपर आना मतलब कि संभावना समान है ही है, तो इसलिए सब एलिमेंट के ऊपर आने की संभावना क्या है? बराबर। तो एक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सैंपल स्पेस में जो 1 एलिमेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/, में सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या, तो कितना हो जाएगा 1/12। तो इसकी प्रायिकता तो 1/12 है, इसकी प्रायिकता 1/12, इसकी भी प्रायिकता यहाँ से दे रहे हैं, इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, ये भी 1/12, ये भी 1/12। लेकिन अगर दो सिक्कों को एक साथ ले लेते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? H HT TH और ये TT। अब मैं पूछूंगा बता दीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। क्यों? क्योंकि ये सब समसंभावी परिणाम है। HH एक ही सिक्के को 2 बार उछाला गया या 2 सिक्के को 1 बार उछाला गया, उस समय समसंभावी परिणाम होते हैं। सब में सेम जैसी चीजें सबके साथ होती हैं, तो ये सब समसंभावी परिणाम है। इसलिए इसकी प्रायिकता 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, तो इसकी प्रायिकता 1/4 है, 1/4 और ये 1/12 1/12। तो कहाँ इसमें सब समसंभावी इसमें नहीं है। समसंभावी का मतलब क्या? समप्रायिक। समप्रायिक का मतलब प्रायिकता बराबर, ऐसा नहीं है, तो ये फार्मूला हमारा वर्क नहीं करेगा। तो मैंने बताया था प्रायिकता का अभिगृहीय दृष्टिकोण। तो प्रायिकता का अभिगृहीय दृष्टिकोण क्या कहता है? प्रायिकता का अभिगृहीय दृष्टिकोण क्या कहता है? तो सबसे पहला काम करना क्या है? हमको यही निकालना है। तो नंबर वाला फार्मूला यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, तो प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ E। और तब E इंटरसेक्शन F पहले यहाँ पर निकाल रहे हैं, नो तो E इंटरसेक्शन F की बार बार जरूरत पड़े इसको निकाल ही ले रहे हैं, तो यही मिलेगा। तो ये हो जाएगा T5 और ये हो जाएगा T6, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए ये दिया है, इसकी प्रायिकता चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E, ये हमको E जो है घटना घटने को दिया गया है इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब मैंने क्या बताया था कि किसी अगर घटना की प्रायिकता निकालनी हो तो बस उसमें देख लें कितने एलिमेंट हैं, सबकी प्रायिकताओं को अलग अलग जोड़ने हैं। ये बताया था अभिगृहीय दृष्टिकोण कब? जब स्टैटिस्टिकल अप्रोच और क्लासिकल अप्रोच फेल हो जाता है, तो यही लगता है, और ये हमेशा लगेगा। ये सबके लगेगा, अपने लिए भी लगेगा और दूसरे के लिए भी लगेगा, लेकिन वो दोनों जो अप्रोच थे वो सीमित थे कुछ नियमों के अंतर्गत। उसमें सैंपल स्पेस में सारे एलिमेंट सब संभावी रहेंगे तो ही वर्क करते हैं, अदरवाइज वर्क नहीं करते हैं। तब अब लगेगा इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, ये और ये, तो इन दोनों की प्रायिकताओं को जोड़ ले रहे हैं। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/12 और इसकी प्रायिकता 1/12। तो लिख देंगे यहाँ पर 1/12 प्लस 1/12।
इसकी प्रायिकता अगर निकालनी है तो दोनों की प्रायिकताओं को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बटे में। ई की प्रायिकता निकालने थे, ई है ये ई, ये वाला टर्म है यही ना, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1/12, 6 बार जोड़े चाहे 6 गुणे 1/12 कर, दोनों बार देखिए 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 को हम 6 बार जोड़ें और चाहे 6 गुणे 1/12 कर, दोनों बात देखिए। तो ऊपर हो जाएगा 2/12 और नीचे हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 1/6। कहीं अगर गलत कुछ न हो तो एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी थोड़ा सा ये वाला जो है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है ना, अभी मैं बताया हूँ, तो इसकी प्रायिकता मैं 1/2 लिख दूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो लिख देंगे क्या इसको 1/4। अब इसको 1/4 लिख करके थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2/12 ये तो ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/4, मैं लिख दूँ यहाँ पर 1/4 प्लस ये कितना था 6 दूना के 12 और 9 तो 3 से काट लें ऊपर नीचे, ये क्या था 6 गुणे 1/12, 3 से अगर काट लेंगे तो 3 दूना के 6 3 चौके 12, ये हो जाएगा 3/4, 3/4। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा 4/3, तो कितना हो जाएगा 2 से काट लें और ये हो जाएगा 3 यानी कि 2/9, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बस यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया ये। तो इस प्रकार से हम लोग कल जो प्रायिकता का गुणन सिद्धांत वगैरह होता है, जो भी होता है, कल देखा जाएगा कि हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो देखेंगे। और यदि आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।